नमस्कार दोस्तों, चैप्टर नंबर 73 लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताब का टाइटल क्या है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे कमिटीज रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो कि 2000 से पहले हुए, 2000 के बाद हुए। ओवरऑल अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को बांटते हो तो 4 हेड्स में बांट सकते हो। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो कि 1996 से पहले हुए, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो कि 1996 के दौरान हुए, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो कि 1996 के बाद हुए, और वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो कि हुए हैं सिंस 2010। और इस हिसाब से पूरा का पूरा चैप्टर प्रोसीड करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम लोग उन कमिटीज के बारे में बात करेंगे जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड बनाई गई। वैसे तो ये कमिटीज उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार तो मैं आपको बता ही देता हूं। लक्ष्मीकांत में लिखी भी हुई है, आप चाहो तो वहां पे पढ़ भी सकते हो। बहुत सारी कमिटीज, बहुत सारे कमीशन बनाए गए हैं हमारे इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्शन मशीनरी को रिफॉर्म करने के लिए। एक है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर अमेंडमेंट्स टू इलेक्शन लॉस, ये 1971-72 के दौरान बनाई गई थी। एक कमेटी बनाई गई थी तारकुंडे कमेटी, ये नंबर 2 पे लिखी हुई है लक्ष्मीकांत में, और ये बनी थी 1974 में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ये एक अनऑफिशियल कमेटी थी, ठीक है ना। उस समय पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी सेंटर पे, और उनके अगेंस्ट ये लोग मूवमेंट कर रहे थे। एक्चुअली में एक टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट हुआ था। ये टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट बिहार में शुरू हुआ था जयप्रकाश नारायण जी के अंदर। पहले तो ये बिहार में जो मिस रूल था, करप्शन था, उसको पॉइंट आउट कर रहा था, और फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करने लगा। इसके लीडर थे जयप्रकाश नारायण जी। बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट था। इस मूवमेंट के बाद 1975 में इमरजेंसी लग गई, और टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट्स के सारे लीडर्स को पकड़ के उठा के जेल में डाल दिया गया। ये जो तारकुंडे कमेटी थी, जिसको जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 में अपॉइंट किया था, इस अनऑफिशियल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1975 में। तो वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट इंपॉर्टेंट है तो वो बता दिया। इमरजेंसी से जस्ट पहले की घटना है ये। फिर तीसरे नंबर पे आ गई दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, 1990 में बनी। फिर वोहरा कमेटी ऑन नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन 1993 में बनी। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशंस ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1998। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन स्टेट फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शंस 1998। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 170th रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ द इलेक्टोरल लॉस 1999। फिर आया नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2000 से लेकर 2002 तक चला। चैप्टर नंबर 80 ही बात करेगा आपकी नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हेड किया था एम वेंकटचलैया जी ने। फिर नवी कमेटी बनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। फिर 10वां सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी 2007 में आई। फिर तनख्वाह कमेटी, कोर कमेटी थी, 2010 में इसको अपॉइंट किया गया कि इलेक्शन लॉस और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बातचीत करे। फिर जेएस वर्मा कमेटी, अमेंडमेंट टू क्रिमिनल लॉ। फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 244th रिपोर्ट। फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 255th रिपोर्ट। तो ये तो हो गए इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड कमिटीज। अब हम बात करते हैं कि ये जो कमिटीज बनाई गई हैं, कमीशंस बनाए गए हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म से, इनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे समय समय पे बहुत से रिफॉर्म्स लिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। अब यहां पे सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि भाई 1996 से पहले कौन कौन से रिफॉर्म लिए गए। सबसे पहला रिफॉर्म था लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज। बहुत सारी चीजें रिपीटेड होंगी, पर एक एक करके आपको समझाता जाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया बिल्कुल कर दीजिए। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। ऑलमोस्ट आपके लिए सारी की सारी वीडियोस में फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा हूं, तो इसके लिए आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मेरे बाकी लेक्चर्स की पीडीएफ, जो करंट अफेयर्स के इंडिविजुअल वीडियोस बनाता हूं, एडिटोरियल डेली करंट अफेयर्स, उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। लक्ष्मीकांत की पीडीएफ की जरूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी की पीडीएफ की जरूरत नहीं है, इनकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लक्ष्मीकांत तो स्पेक्ट्रम के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप खरीद लें मार्केट से। इनकी एक हार्ड कॉपी 300-400 रुपए किताब आएगी, आपकी प्रिपरेशन में बहुत काम आएगी। तो भाई सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज। यहां पे बात हो रही किसकी? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आया था ये? 1988 में आया था। तो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 का, इसने क्या किया कि वोटिंग एज को 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। हम लोग इलेक्शंस को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अगर पहले की लक्ष्मीकांत की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो चीजें हैं वो रिपीटेड होंगी। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 ये इन्फोर्स कब हुआ था? तो इन्फोर्स हुआ था ये 28 मार्च 1989 को। ठीक है भाई।
उसके आगे बात की जाए तो ऐसा किया क्यों गया, वोटिंग एज को लोअर क्यों किया गया? ये लोअर इसलिए किया गया क्योंकि देखिए यूथ पॉपुलेशन इंडिया की बहुत है, उस समय भी बहुत थी, तो ज्यादा से ज्यादा यूथ पॉपुलेशन को मौका मिले देश के पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का, इसलिए वोटिंग प्रोसेस को 21 साल से कम करके 18 साल किया गया। क्योंकि 18 साल बालिग होने की उम्र है, तो कि अगर 18 साल पे इंसान बालिग होता है तो कहीं ना कहीं उसके पास वोट डालने की बुद्धि भी 18 साल तक आ ही जाएगी। इस बेसिस पे 21 से 18 साल कर दिया गया वोटिंग की एज को। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम तगड़ा बढ़ा था। फिर नेक्स्ट है डेपुटेशन टू इलेक्शन कमीशन। यहां पे क्या बोला जा रहा है, 1988 में ये बोला गया कि वो ऑफिसर्स जो कि इन्वॉल्व हैं किसमें, प्रिपेयरिंग, रिवाइजिंग एंड करेक्टिंग द इलेक्टोरल लॉज फॉर द इलेक्शन। मैं आपको एक चीज बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उनके खुद के ऑफिसर्स बहुत कम है, इनफैक्ट मैं कहूंगा ना के बराबर है। ज्यादातर ऑफिसर जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाके काम करते हैं ना, वो डेप्यूटेशन पे जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो 1988 में प्रोविजन किया गया कि भाई इलेक्टोरल रोल्स के कलेक्शन के लिए, प्रिपरेशन के लिए, रिविजन्स के लिए अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कोई बंदा बुलाया जाता है इलेक्शन कमीशन में काम करने के लिए, तो यह माना जाएगा कि वो पर्सन ही इज ऑन द डेप्यूटेशन टू द इलेक्शन कमीशन, और डेप्यूटेशन के दौरान वो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल, सुपरिटेंडेंस और डिसिप्लिन के अंदर काम करेगा। तो उस एम्प्लॉय का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रपोजर्स एंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये क्या बोलता है, 1988 में क्या हुआ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रपोजर्स। अभी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रपोजर्स में क्या किया गया, देखिए राज्यसभा में जो लोग अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग भी अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे, आपको पता है कि राज्यसभा में जो लोग भी चुन के जाते हैं उनको चुनता कौन है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनती है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग जाते हैं उसको भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और बहुत सारे और लोग चुनते हैं। तो स्कूल के टीचर, सेकेंडरी लेवल के, लोकल बॉडीज, ये सब वोट डालती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के लिए। तो अब मान लीजिए राज्यसभा के कुछ मेंबर्स को चुनना है। आप समझिए यहां पे बात को, नॉमिनेशन के लिए अगर आप राज्यसभा के इलेक्शंस लड़ रहे हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस लड़ रहे हैं, द नॉमिनेशन हैज बीन इंक्रीज टू 10% ऑफ द इलेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी और 10 सच इलेक्टर्स विच एवर इज लेस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, ओके, उत्तर प्रदेश से मान लीजिए 4 सीटें खुली या फिर 3 सीटें खुली राज्यसभा की, ठीक है। अब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इलेक्शन करेंगे और इन 3 सीटों को या 4 सीटों को राज्यसभा में भरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 3 सीटें खुली हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से और इन 3 सीटों को भरना है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक पार्टी के पास 66% मेजॉरिटी है और दूसरी के पास 33% है। तो ऐसे केस में 3 सीटें अगर खुल रखी हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास 66% मेजॉरिटी है वो 2 लोगों को अपना इलेक्ट करवा लेगा, और जो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास 33% मेजॉरिटी वो एक सीट इलेक्ट करवा लेगा। यहां पे होता क्या था कि पहले राज्यसभा में जब इलेक्शन के लिए सीटें खुलती थी, सांसद की सीटें खुलती थी, बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते थे कि भैया हम भी राज्यसभा के मेंबर बनेंगे, हम भी राज्यसभा के मेंबर बनेंगे, हम भी राज्यसभा के मेंबर बनेंगे। इलेक्शन कमीशन बोलता था भाई ये तो मजाक सा चल रहा है, कोई भी राज्यसभा के इलेक्शन लड़ रहा है। तो यहां पे क्या डाल दी, कंडीशन डाल दी, आइदर 10% ऑफ द इलेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी और 10 सच इलेक्टर्स विच एवर इज लेस। तो मान लीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, मान लीजिए 403 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं आपके उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास 40 सीट्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओके। अभी ये जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास 40 सीट्स हैं उत्तर प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओके, अगर इसको अपना कैंडिडेट भेजना है राज्यसभा में, मान लीजिए क्योंकि राज्यसभा में 3 सीटें निकली हैं, ओके, उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो यहां पे इस पॉलिटिकल पार्टी को आइदर 10% ऑफ द इलेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी और 10 इलेक्टर्स विच एवर इज लेस। तो ये पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके 40 एमएलएस थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इस 40 का 10% कितना हो गया, 4। तो या तो 4 इलेक्टर्स या 10 इलेक्टर्स विच एवर इज लेस। तो किसी को अगर राज्यसभा के इलेक्शंस लड़ने हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिस स्टेट से भी वो राज्यसभा के इलेक्शन लड़ रहा था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कम से कम 10 लोग अगर उसके इलेक्शन को प्रपोज करेंगे, उसके नाम को प्रपोज करेंगे, तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है ना भाई। तो अगर 3 सीटें आई हैं और 403 में से किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास केवल 40 सीटें हैं तो 40 का 10% हो गया 4,
अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को अपने कैंडिडेट को जिताना है तो भाई उसको कितने इलेक्टर्स प्रपोज करने हैं, तो भाई 10 करने हैं। तो अब 40 में 10 तो कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास 403 में से 200 है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अभी 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20। लेकिन 20 लोगों को प्रपोज करने की जरूरत नहीं है, नाम प्रपोज केवल 10 ही करेंगे। तो आइदर 10% और आप कह लीजिए कि 10 विच एवर इज लेस। समझ गए भाई? तो 10 इलेक्टर्स। अब यहां पे कभी कभी क्या होता है कि ओवरऑल बहुत से स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 100 से कम है। तो वहां पे 10 वाला नियम आ जाएगा कि भाई अगर किसी पर्सन को राज्यसभा के इलेक्शन के लिए खड़ा होना है तो कम से कम भाई 10 इलेक्टर्स तो होना ही चाहिए, मतलब 10 लोग उसका नाम प्रपोज करें, ये तो होना ही चाहिए। हालांकि इतना डिटेल में देखिए इसको करने की जरूरत है नहीं। ओके, इतना डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है इस चीज को कि भाई नॉमिनेशन में एग्जैक्टली कितने लोग होंगे कितने नहीं होंगे। ओके, बस आपको मैंने समझा दिया है काम भर के लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को हटाने के लिए बढ़ा दिया गया। तो पहले जितना सिक्योरिटी डिपॉजिट होता था इलेक्शन कमीशन के पास, अब वो थोड़ा ज्यादा हो गया, उतना घुसने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्शंस में 1989 में। ठीक है भाई, 1989 में इन ईवीएस को यूज करने की बात कही गई। पहली बार देखिए इनको इंट्रोड्यूस करने की बात की गई 1989 में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट हुआ 15 मार्च 1989 में, और ये बोला गया कि भाई ईवीएम को यूज करने की कोशिश करेंगे। बट एक्चुअली में पहली बार ईवीएम यूज होंगी 1998 में, जब दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इलेक्शंस हुए। पहली बार पूरी तरीके से अगर किसी इलेक्शन में ईवीएम यूज हुई थी तो वो गोवा के असेंबली इलेक्शंस में हुई थी 1999 में। और 2004 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे वो तो पूरे ईवीएम के बेसिस पे ही हुए थे। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, बूथ कैप्चरिंग की। तो भाई बूथ कैप्चरिंग के रिस्पेक्ट में ये बोला गया कि भाई अगर किसी जगह पे ऐसी कोई न्यूज निकल के आती है कि भाई कहीं पे बूथ कैप्चरिंग हो रही है तो ऐसे केसेस में वहां पे इलेक्शन को या पोलिंग को या तो पोस्टपोन किया जाएगा या फिर उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को 1989 में अमेंड किया गया और सेक्शन 58 ए जोड़ा गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, जिसके चलते बूथ कैप्चरिंग को रोकने की कोशिश की गई। कैसे? या तो पोल को, वोटिंग को आगे पोस्टपोन करके, या फिर उस जगह पे उस इलेक्शन को कैंसिल करके और फिर बोला जाएगा कि बाद में इलेक्शन करवाएंगे। बूथ कैप्चरिंग में होता क्या है, बूथ कैप्चरिंग का मतलब कि पोलिंग स्टेशन पे ही बाहर के एक्सटर्नल गूंस ने कब्जा कर लिया और पोलिंग अथॉरिटी से सारे बैलेट पेपर्स ले लिए, या फिर पोलिंग स्टेशन में जबरदस्ती बैलेट पेपर्स के साथ कुछ छेड़खान की, अपनी बैलेट पेपर्स डालने की कोशिश की, या फिर जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उस बूथ में उनको बाहर से वोट डालने जाने से रोका, उनको धमकाया, इस प्रकार की कोई चीज करी। या फिर जब वोटों की काउंटिंग चल रही थी तो जबरदस्ती अंदर घुस आए और वोटिंग की काउंटिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करने लगे। तो इस प्रकार की जब चीजें होंगी वो बूथ कैप्चरिंग में काउंट होगी। उसके बाद बात करते हैं इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये बोला गया कि भाई इलेक्टर को एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा। वोटर आईडी कार्ड अब इशू होता है ना, तो उसको आप कह सकते हो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ईपीआईसी बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि इलेक्शन प्रोसेस को सिंपल करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, क्विक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 1993 में एक डिसीजन लिया कि हम फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स को बांटेंगे इलेक्टर्स को थ्रू आउट द कंट्री, ताकि इस बात को चेक किया सके कि इम्पर्सोनेशन ना हो। यानी कि जब एक इंसान वोट डालने पहुंचे तो वो अपना फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाए। क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था कि इंसान वोट डालने पहुंच रहा था और इलेक्टोरल रोल में अपना नाम चेक करता था, आईडी कार्ड दिखाता था, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उसमें इम्पर्सोनेशन होता था, ठीक है, फ्रॉड होता था। अब क्या है, आप वोटिंग डालने जाओगे तो आपको वोटर आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, तभी आप वोट डाल पाओगे। और ये जो वोटर आईडी कार्ड्स इशू किए जाते हैं, ये जो ईपीआईसी इशू किए जाते हैं, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, बेसिकली ये इलेक्टोरल रोल्स के हिसाब से इशू किए जाते हैं। आपको पता है कि किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टोरल रोल मेंटेन करता है इलेक्शन कमीशन, तो उस इलेक्टोरल रोल का जो भी डिटेल्स होगी उस डिटेल्स के हिसाब से ही वोटर आईडी कार्ड इशू होगा, ठीक है। और 1 जनवरी को इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट किया जाता है, जो कि बहुत सारे लोग खत्म हो गए होते हैं, बहुत सारे लोग 18 साल की उम्र के हो गए होते हैं। तो जो लोग खत्म हो गए उनका नाम हटाना है इलेक्टोरल रोल्स से, तो डेथ सर्टिफिकेट देख के नाम हटाना होगा। जो लोग 18 साल के हो गए हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट देख के वेरीफाई करके कि हाँ भाई 18 साल के हो गए हैं, उनको नए इलेक्टोरल
फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू करने हैं। तो जो काम है वो काफी बड़ा है और ये नेवर एंडिंग काम है, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि इस डेडलाइन तक सबको इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू कर देने, क्योंकि डेडलाइन कभी पूरी नहीं हो सकती। रीजन बीइंग कि हर साल 1 जनवरी को बहुत सारे लोग 18 साल के हो जाते हैं, ठीक है ना भाई। तो 1 जनवरी तक अगर आप 18 साल के हो गए शुरुआत में, तो आपको इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू करना है, और वो तो हर साल ही कुछ ना कुछ लोग होंगे। तो ये नेवर एंडिंग टास्क है। तो लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पे काम करता ही रहता है, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली 1996 से पहले की रिफॉर्म्स की। अब हम बात करेंगे किसकी? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ 1996 की, ठीक है। तो अब बात होगी इसकी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ 1996 क्या बोलते हैं। देखिए 1990 में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट आई अंडर वीपी सिंह जी। वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने और इन्होंने एक कमेटी बनाई ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दिनेश गोस्वामी। दिनेश गोस्वामी कमेटी के बारे में मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी, ठीक है ना भाई। दिनेश गोस्वामी उस समय पे लॉ मिनिस्टर थे। इस कमेटी को यह बोला गया कि आप इलेक्टोरल सिस्टम को डिटेल में स्टडी करिए और जो भी इसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं इनको हटाने के लिए अपने व्यू पॉइंट्स दीजिए। इस दिनेश गोस्वामी की जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1990 में और बहुत सारे प्रपोजल्स दिए गए यहां पे। और इस दिनेश गोस्वामी की कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस को फाइनली इंप्लीमेंट किया गया, कुछ प्रपोजल्स को फाइनली इंप्लीमेंट किया गया 1996 में। इन प्रपोजल्स को हम लोग देखेंगे जिनको फाइनली यहां पे रिकमेंड किया गया है, ठीक है भाई। तो क्या क्या थे? अच्छा एक बात और है, इन प्रपोजल्स को जब रिकमेंड किया गया, मतलब अडॉप्ट किया गया, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1996 आया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 1996। तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने 1980 में कमेटी अपॉइंट की। वो कमेटी फाइनली अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी 1996 में। उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया गया किसके थ्रू? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1996 के थ्रू 1 अगस्त 1996 को। एक यहां छोटी सी गलती हो गई है। 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने यह कमेटी स्टैब्लिश की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दिनेश गोस्वामी, और इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट थी ना, वो रिपोर्ट इसने 1990 में ही दे दी थी। तो 1990 में ही ये कमेटी स्टैब्लिश की गई थी, रिपोर्ट भी 1990 में आ गई थी। वो अलग बात है कि इस रिपोर्ट के जो कि सबमिट हो गई थी 1990 में, इसके रिकमेंडेशंस को, कुछ रिकमेंडेशंस को 1996 में इंप्लीमेंट किया गया, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ 1996। तो इसमें क्या बोला गया? इसमें यह बोला गया कि देखिए, लिस्टिंग ऑफ द नेम ऑफ कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, वोट डालने वालों की बात नहीं कर रहा, कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो भाई उनके नामों को 3 भागों में कैटेगराइज किया जाएगा। जो बैलेट पेपर छपे होंगे ना, बैलेट पेपर्स में सबके नाम लिखे होते हैं। तो मान लीजिए ये बैलेट पेपर है, इस बैलेट पेपर में पहले 3 कैटेगरी बनाई जाएंगी। सबसे ऊपर जो कैटेगरी होगी वो होगी कैंडिडेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के। दूसरी जो कैटेगरी होगी वो होगी कैंडिडेट्स ऑफ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, और तीसरी कैटेगरी होगी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की होगी। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज होंगी। सबसे ऊपर होगी रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज की कैटेगरी, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं। दूसरी होगी अनरजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड, सॉरी, दूसरी होगी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, तीसरा इंडिपेंडेंट। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट मतलब नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का जिसको दर्जा दिया गया उनके कैंडिडेट। जिनके पास नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का दर्जा नहीं है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट को आप बोल सकते हो रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी कैंडिडेट। और तीसरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं, वो अपने दम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस बैलेट पेपर में सबसे पहले ऊपर नाम होंगे किसके? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट के एक एक करके लिखे होंगे। और ये जो नाम लिखे होंगे, जैसे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 5-7 नाम आ रहे हैं, ओके, तो आप समझ सकते हो कि ये जो भी 5-7 नाम हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे होंगे। फिर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के अंदर भी जो 5-7 नाम होंगे वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे होंगे, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जितने होंगे उनके नाम भी आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे होंगे। तो भाई कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के नाम बैलेट पेपर में पहले तो 3 कैटेगरी में सेग्रीगेट किए जाएंगे, और उस कैटेगरी के अंदर जब लिखे जाएंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद 1996 के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या बोला गया? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर इंसल्टिंग द नेशनल ऑनर एक्ट। अब पर्सन जिसके ऊपर यह इल्जाम लगाया गया है कि उसने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 को वायलेट किया है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 को अगर वायलेट किया है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इलेक्शन में खड़े होने को, पार्लियामेंट के इलेक्शन में खड़े होने को, और स्टेट इलेक्शन में खड़े होने को, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में खड़े होने के लिए कितने साल के लिए?
6 सालों के लिए। अब यहां पे कौन कौन से बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? अगर आपने हमारे भारतीय फ्लैग की अपमान किया है, अगर आपने भारत के संविधान का अपमान किया है, या फिर अगर आपने ऐसे कोई अपमान किया जिसमें आप भारत का जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, जन गण मन, उसकी सिंगिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो इस बेसिस पे भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिर प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ लिक्वर। देखिए, दारू और इंटॉक्सिकेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्शन खत्म होने के 48 घंटे पहले ये इलीगल है। किसी भी जहां पे भी इलेक्शन हो रहा होगा, वैसे तो देखिए आप शराब खरीद सकते हैं, पी सकते हैं, आपको आजादी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दारू के ठेके के सामने जितनी लाइन लगती है उतनी लाइन तो फेयर प्राइस शॉप्स, आपके ये राशन शॉप पे नहीं लगती इतनी लाइन जितनी दारू के ठेके के सामने लाइन लगती है। बट चलिए वो एक अलग बात है। यहां पे बात करते हैं प्रपोजल प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ लिक्वर। मान लीजिए कहीं पे इलेक्शन होने वाले हैं। अब इलेक्शन जिस घंटे में खत्म होगा, जो आवर कंक्लूड करेगा इलेक्शन के प्रोसेस को, उससे 48 घंटे पहले तक का जो पीरियड होगा ना, उससे 48 घंटे पहले तक के पीरियड में कोई दारू ना पब्लिक प्लेस में, ना प्राइवेट प्लेस में, ना किसी दुकान में, ना किसी रेस्टोरेंट में, ना किसी 5 स्टार होटल में बेची जाएगी। तो भाई इलेक्शन हो रहा है किसी जगह पे, और इलेक्शन जिस घंटे में खत्म हो रहे हैं उस घंटे से लेके उससे पहले के 48 घंटों में दारू किसी भी फॉर्म में कहीं पे कैसे भी नहीं बिक सकती, चाहे ठेके पे, चाहे किसी 5 स्टार होटल में। और अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो 6 महीने के लिए जेल या 2000 तक की सजा, या दोनों हो सकते हैं। अब 2000 की तो आज की डेट में क्या ही औकात है, 6 महीने की जेल बड़ी बात है। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ प्रपोजर्स। नंबर ऑफ प्रपोजर्स का क्या सीन है? तो भैया, अगर कोई अपने आप को पार्लियामेंट्री सीट पे, लोकसभा पे या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में नॉमिनेट करवाना चाहता है, तो कम से कम 10 रजिस्टर्ड इलेक्टर्स चाहिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालने वाले किसी भी 10 लोग आपके नाम को नॉमिनेट करेंगे, प्रपोज करेंगे, तो ही आप लोकसभा का या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन लड़ सकते हो। अब समझिए, अगर आप एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के हो, इफ यू आर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि आप किसी नेशनल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो या आप स्टेट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ऐसे केसेस में केवल आपको एक ही प्रपोजर चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हो तो आपको 10 प्रपोजर्स चाहिए। भी 10 लोगों को लाके अपने आप को नॉमिनेट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर भाई डेथ ऑफ द कैंडिडेट। पहले क्या होता था कि इलेक्शन होने से पहले जिस कैंडिडेट का नॉमिनेशन सक्सेसफुल हो चुका है, जो कंटेस्ट करने वाला उस इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले अगर उसकी मौत हो जाए, चूंकि आपको पता है कि फाइनल जो दिन होता है, जिस दिन नॉमिनेशन हो जाता है और जब इलेक्शन होने वाला होता है, उसके बीच में 14 दिन का गैप होता है कम से कम। इस टाइम पीरियड में मान लीजिए किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है, तो पहले क्या होता था कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इलेक्शन प्रोसेस था ना, उसको रद्द कर दिया जाता था और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन प्रोसेस फिर से शुरू होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो इलेक्शन को काउंटरमैंड नहीं किया जाएगा। आप समझिए बात को। अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्टर खड़ा हो रहा है तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड कैंडिडेट खड़ा होने वाला है, जो उसकी मौत हो जाती है, तो इलेक्शन कमीशन उस पॉलिटिकल पार्टी से बोलेगा कि आप उस कैंडिडेट की बजाय कोई दूसरा कैंडिडेट रिकमेंड कर सकते हो 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है भाई। फिर टाइम लिमिट फॉर बाई इलेक्शंस। 1996 में बाई इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट किए गए। क्या किए गए? अगर मान लीजिए हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, ठीक है, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी लोकसभा या राज्यसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस में मान लीजिए कोई वैकेंसी आ जाती है, ओके। अभी उस वैकेंसी को भरना है, तो उस वैकेंसी को भरने के लिए 6 महीने के अंदर आपको बाई इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं। लेकिन यहां पे 2 शर्तें हैं। 6 महीने के अंदर आप बाई इलेक्शंस तब कंडक्ट करोगे जब उसका पूरा टेन्योर कम से कम 1 साल से ज्यादा का है। जिस सीट को भरने के लिए आप बाई इलेक्शन करवा रहे हो, अगर उस सीट का टेन्योर कम से कम 1 साल से ज्यादा का है तो ही बाई इलेक्शन होगा, और 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन होना है। समझ के बात को। अगर टेन्योर उस सीट का 1 साल से कम का बचा है तो बाई इलेक्शन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि भाई इन सीटों पे इतने कम समय में इन वजहों से बाई इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल है, तो हम बाई इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, तो ऐसे केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है ठीक है भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद ही बोल रहा है कि बाई इलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो बाई इलेक्शन मत करो। फिर भाई जब पोलिंग डे होगा उस समय पे एम्प्लॉयज को मिलेगी छुट्टी। जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जो किसी प्रकार के ट्रेड बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व हैं, तो जिस दिन वोटिंग पड़नी होगी उस दिन एक पेड हॉलीडे होगा। उस दिन आपको ऑफिस नहीं जाना और आपके पैसे नहीं कटेंगे। इवन डेली वेजर्स को भी ये बोला जाता है कि आप वोट डालो, काम पे मत जाओ। और अगर कोई एम्प्लॉयर जबरदस्ती उस दिन किसी को वोट डालने के लिए बुलाता है तो उस पर 500 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है, ठीक है भाई।
हाँ, ऑब्वियस सी बात है, वो लोग जो किसी ऐसे एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हैं जहां बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान हो जाता है, जहां बहुत ज्यादा अर्जेंट डीलिंग होती है, तो उसमें तो ऑब्वियस सी बात है उस एम्प्लॉय को जाना पड़ेगा। बट नॉर्मल कर केसेस में एम्प्लॉयर बुला नहीं सकते एम्प्लॉय को काम करने के लिए जिस दिन वोटिंग पड़नी हो। फिर कंटेस्टेंट रिस्ट्रिक्टेड टू 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से फाइट कर सकता है या 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से फाइट कर सकता है। समझ गए बात को? मतलब चाहे जनरल इलेक्शन हो रहा हो चाहे बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन समझते हैं ना? बाई इलेक्शन मतलब कि जनरल इलेक्शंस के बाद जो सीट भरी गई थी वो सीट किसी वजह से खाली हो गई है, तो कैंडिडेट ने रिजाइन कर दिया या उसकी मौत हो गई या कुछ और हो गया, तो सीट खाली हो गई, तो सीट पे इलेक्शन, सीट को भरने के लिए बीच में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं उसको बाई इलेक्शन बोला जाता है। अब मान लीजिए कोई बाई इलेक्शन हो रहा है, जनरल इलेक्शन हो रहा है, तो एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 सीटों पे कंटेस्ट कर सकता है, 2 सीटों से ज्यादा पे कंटेस्ट नहीं कर सकता। जैसे राहुल गांधी जी 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से भी कंटेस्ट किए और वायनाड से भी कंटेस्ट किए। अब वैसे तो राहुल गांधी हमेशा अमेठी से जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार उनको पता था कि अमेठी से हारने के चांसेस हैं, क्योंकि साथ में स्मृति ईरानी खड़ी हो रही और बीजेपी की लहर थी। तो राहुल गांधी ने सेफ खेला, उन्होंने बोला वैसे मुझे लोग पीछे पड़े रहते हैं, एक काम करता हूं वायनाड से भी फॉर्म भर देता हूं। तो राहुल गांधी ने अमेठी से भी इलेक्शन लड़ा, वायनाड से भी इलेक्शन रहा, अमेठी से इलेक्शन हार गए, स्मृति ईरानी जीत गई, वायनाड से वो इलेक्शन जीत गए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कम से कम बन गए, नहीं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं बन पाते राहुल गांधी जी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ी बात है, बट राहुल गांधी तो भाई कांग्रेस पार्टी की करता धरता है ना, तो उनके लिए इलेक्शन ना जीत पाना एक बहुत मेजर एम्बेरसमेंट वाला इशू हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, वो एक अलग बात हो गई। तो भाई एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट से इलेक्शन लड़ सकता है, 2 से ज्यादा में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, ये चीज चाहे राज्यसभा की बात कर लीजिए चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर लीजिए, दोनों पे लागू होती है। क्योंकि राज्यसभा पे जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 2 साल पे होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कुछ ऐसा ही है। तो इसीलिए यहां पे ये बताया जा रहा है कि भाई चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, एक कैंडिडेट 2 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फिर प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्स, इसके रिस्पेक्ट में क्या बोला जा रहा है? देखिए, एक ऐसा इलाका जहां पे पोलिंग चल रही है वहां पे किसी भी प्रकार की बंदूक, आर्म्स वगैरह लेके जाना अलाउड नहीं है। आर्म्स कौन होंगे? जिनको आर्म्स एक्ट 1959 में डिफाइन किया गया। अगर आप पोलिंग स्टेशन के आसपास के नेबरहुड में बंदूकें लेके घूम रहे हो, कोई भी आर्म लेके घूम रहे हो, तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और आपको 2 साल की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है। ठीक है ना? और अगर आपको आर्म्स के साथ पकड़ा गया तो आपके आर्म्स कन्फिस्केट कर लिए जाएंगे, और अगर आपके पास उसका लाइसेंस है तो लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, और बिना लाइसेंस लिए घूम रहे हो तो वैसे ही इलीगल है, तो वैसे ही जेल में पकड़ के डाले जाओगे। अब याद रखिएगा यहां पे ये जो पोजेशन ऑफ आर्म्स के ऊपर जो प्रोहिबिशन है, रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो वहां पे पीस लॉ एंड ऑर्डर के लिए पोस्ट करके रखे गए उन पे एप्लीकेबल नहीं है। इन सबको वैसे बंदूकें दी जाती हैं क्योंकि ये लोग बहुत सेंसिटिव इलाके में इन्वॉल्व हैं, कभी भी बूथ कैपरिंग हो सकती है, कभी भी अटैक हो सकता है, तो सेल्फ डिफेंस में ये लोग गोलियां चला सकते हैं। इलेक्शन ऑफिसर्स के पास बहुत ताकत होती है। इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर अगर वहां पे और किसी ने अटैक कर दिया, गोलियां लाठियां चलने लगी और रिटर्निंग ऑफिसर उस समय भी किसी को गोली मार देना, उसको कुछ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि भैया इलेक्शन सही से कंडक्ट करवाने, और वहां पे अगर कोई बाहर का मिसक्रिएंट आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो ये लोग अपने आर्म्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई थर्ड पर्सन जिसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है वो आर्म्स लेके नेबरहुड में आ रहा है, अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट, कैंपेनिंग के पीरियड को रिड्यूस कर दिया गया। मैंने आपको बताया है नॉमिनेशन फाइल करते हैं कैंडिडेट, उन नॉमिनेशन की 1 हफ्ते तक वेटिंग होती है और फाइनली नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करने के बाद जो भी कैंडिडेट नॉमिनेट किए गए हैं इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए, उनको 2 दिन का समय दिया जाता है कि वो चाहें तो अपने नॉमिनेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही ये 2 दिन का टाइम बीतेगा और फिर जब वोटिंग शुरू होनी है, उसके बीच में पहले मिनिमम 20 दिन का गैप होता था, अब मिनिमम 14 दिन का गैप है। तो अब मिनिमम 14 दिन का कैंपेनिंग टाइम दिया जाएगा कैंडिडेट्स को, मिनिमम 20 दिन वाला नहीं है। तो जो मिनिमम 20 दिन का पीरियड था उसको मिनिमम 14 दिन का कर दिया था। तो अब इफेक्टिवली क्या होता है कि भाई एक्चुअल जब नॉमिनेशन फिक्स हो गया कि हाँ ये लोग, ये जो कैंडिडेट्स हैं कंटेस्ट करने वाले हैं, नॉमिनेशन की लिस्ट आ गई, उसके बाद 2 दिन का समय दिया गया उन लोग को जो नॉमिनेट हो गए बट इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं, ताकि वो अपने नॉमिनेशन को विड्रॉ कर लें। ये 2 दिन का टाइम पीरियड बीतने के बाद जब एक्चुअल वोटिंग शुरू होनी है उसके बीच में 14 दिन का गैप किया जाता है, ताकि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट्स हैं ये अपनी कैंपेनिंग वगैरह ठीक से कर लें, इनको कोई प्रॉब्लम ना है। तो ये था पूरा एनालिसिस। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आफ्टर 1996 और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सिंस 2010। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। अपने व्यू पॉइंट नीचे जरूर देखे जाइएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। गुड बाय।